एनी क्रिमिनल एक्टिविटी बाय द वे, अच्छा आप रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, नॉट कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा आप बार में गए, आपने मारपीट करी किसी ने, आपने उसने आपका सर फोड़ दिया, नॉट कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। सो आपने आज पॉलिसी ली, अगर आपकी इंटेंशन यही है कि मेरे को पॉलिसी से क्लेम करना है इसलिए मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, तो देन यू आर रॉन्ग, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एक तो पॉइंट आपने रेज किया कि मैं डायबिटिक हूँ या मैं हूँ मुझे मालूम नहीं। अगर आप हो और आपको मालूम नहीं तो आप तो पॉलिसी ले लोगे। तो उसका जब एजेंट घर आया था तो उन्होंने बोला था कि जब डॉक्टर पे जाओ ना, क्योंकि वो नई पॉलिसी बेच के गया था, तो उसने बोला था कि इसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि तुम्हारा प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर पे जाओ तो बताना मत कि ऐसे भी तुम्हारी सर्जरी तब हुई थी। तो मेरे इस फ्रेंड की बेटी के साथ वहां जाके ये हुआ कि वो फूड पॉइजनिंग हुआ, 7 दिन यूएस में भर्ती थी। द बिल फॉर दिस एंटायर एपिसोड वाज अबाउट 73 lakhs in INR। 73 lakhs। जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं कई बार हमें नहीं पता होते। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, कैटरैक्ट, इस तरह की कुछ बीमारियां जो एकदम से आपको हॉस्पिटल जाने की या ट्रीटमेंट कराने की, सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ टाइम लगेगा, तो इसको स्लो ग्रोइंग इलनेसेस बोलते हैं। तो यूजुअली ये 2 साल तक कवर नहीं होते हैं। तो क्या बताने से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा? मतलब स्मोकिंग करना क्या मेरे लिए बहुत बेकार है तब मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, या ड्रिंकिंग में भी प्रीमियम बढ़ेगा? नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जब हमने ये पॉड शुरू किया था, जी हाँ बतलाइए, तब सोचा था हम आपको हमेशा एक इंफॉर्मेटिव चीज, जी हाँ वैल्यूएबल चीज देंगे। उसी श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस। जी हाँ इंश्योरेंस, जो कि इंडिया में 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास है, और वो भी गलत लेके बैठे हैं। आज हम हर चीज पे बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस कौन सा जरूरी है, कौन सा बिल्कुल नहीं लेना, आपने कौन सी गलतियां की होंगी, और जब आप आगे हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपको क्या एक्शंस, क्या स्टेप्स, सब कुछ इस वीडियो के बाद आपको कहीं और इंश्योरेंस देखने या समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ आज 2 बहुत ही बड़े गेस्ट हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने आप को 18 और 20 साल से प्रूव करते हुए आ रहे हैं। हाय अभिषेक, हाय गुरलीन, वेलकम टू बतलाइए। आज काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कि एसेंशियल सुनते थे रोटी, कपड़ा, मकान, और चौथा हो चुका है बीमा। तो बीमा यानी इंश्योरेंस, तो हम क्या क्या समझे? हेल्थ, लाइफ और मोटर है, जो सारे इंडियन ऑडियंस को हमारी पता होगा। तो मोटर पे बाद में आते हैं, शुरू करते हैं हेल्थ और लाइफ से। इन दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे शुरू करना चाहिए? मतलब अगर आज मैं कमाने लग गया हूँ तो व्हाट शुड बी दैट फर्स्ट थिंग जो मैं पहले खरीदूं? गुरलीन। जी, सो प्रायोरिटी ऑफ कोर्स शुड बी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ अगर खराब हुई तो आपको मतलब अपने लाइफ टाइम में ही वो खर्चा करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस आप अपने बेनिफिशियरी के लिए, अपने नॉमिनी के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ये है कि अगर आप बीमार हुए तो जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस है तो पूरी सेविंग्स एक झटके में निकल जाती है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आइडियल कवर क्या कहते हैं? मतलब अगर आज मैं 8 लाख, तो उसके लिए क्या एवरेज लेना चाहिए कवर उसका, हेल्थ का और लाइफ का? बहुत सिंपल है। हेल्थ इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरे कंट्री में जिसका कोई लिंकेज नहीं है आप क्या कमा रहे हो उससे। अच्छा, हेल्थ का नहीं है, ओके। विच मीन्स मेरा ड्राइवर भी ये बोल सकता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो लिंकेज, बिकॉज आप किसी की इनकम से उसके किस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना चाहता है उसको लिंक नहीं कर सकते। ओके। हो सकता है ना गरीब आदमी लेकिन मेदांता में जाके इलाज कराना चाहता हो फॉर सम रीजन, ही हैज द मनी और ही हैज अ पॉलिसी, सो कोई लिंकेज नहीं है। बट एक ब्रॉड लेवल रूल, बॉलपार्क रूल आइडियली शुड बी कि जितनी आपकी सालाना इनकम है, बिकॉज आपको फाइनली अपनी जेब भी देखनी पड़ेगी। मैं बोलने के लिए तो बोल दूं कि अगर आपकी 8 लाख रुपए एनुअल सैलरी तो आपके पास 30 लाख का कवर होना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं। करेक्ट। आपकी सालाना जितनी इनकम है, बेयर मिनिमम उतना कवर तो आपको लेके चलना ही। अच्छा। विच मीन्स इफ यूर स्टार्टिंग ऑफ योर जॉब विद लेट्स से 8 लाख रुपए काइंड ऑफ सैलरी, तो 10 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवर इज समथिंग दैट इज अ स्टार्टर कवर होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं देन यू आर इन अ प्रॉब्लम जोन फॉर श्योर। हमने अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी, विच इज कि हाँ अगर मैं बीमार होता हूँ तो मेरा वो कवरेज हॉस्पिटल में जाके कवर हो जाएगा। जी। लाइफ इंश्योरेंस पहले होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम उसका आइडियल कवर लेते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इट्स एन इनकम रिप्लेसमेंट। मैं अगर कमा रही हूँ और मेरी फैमिली मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी भी चीज के लिए, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी इनकम का रिप्लेसमेंट है लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। सो लाइफ इंश्योरेंस पहले समझा जाता था लाइक सेविंग्स प्लान, कि आपको कुछ सेव करना है। सबसे पहला दिमाग में आता था LIC, हर एक घर में आपको LIC पॉलिसी मिलेगी क्योंकि टैक्स सेव करना था, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो देन केम इन टर्म इंश्योरेंस, जिसको हम प्योर इंश्योरेंस बोलते हैं, कि वो सिर्फ आपकी
लाइफ का प्रीमियम लेंगे, वो सेविंग्स प्लान नहीं है। अच्छा ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, कार की इंश्योरेंस, हम्म। आप कार की इंश्योरेंस कराते हैं, आप एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं। अगर कार का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई क्लेम आ जाता है उस साल में, तो क्लेम पे हो जाएगा। जी अगर नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करने जा रहे हैं तो आपका प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलता। समझ। सेम इज द केस विद टर्म इंश्योरेंस, वो प्योर इंश्योरेंस है। आप जो पे कर रहे हैं, सिर्फ वो प्रीमियम पे कर रहे हैं अपनी लाइफ कवर करने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक दो है। देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम और वो सब चीजें भी हैं, दैट्स डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट लाइफ इंश्योरेंस प्राइमरीली आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी शादी है, फैमिली का रिटायरमेंट है, वाइफ अगर अर्निंग नहीं है, रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है, तो इन सब चीजों के लिए लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर व्हाट इफ समथिंग हैपन टू मी टुडे, तो उसका रिप्लेसमेंट लाइफ इंश्योरेंस है। और इसके लिए आइडियल कवर क्या होना चाहिए? सो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं आइडियल कवर कैलकुलेट करने के लिए, नॉट जस्ट वन। जैसे हमने अच्छा। बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस में फाइनेंशियली मतलब हम एलिजिबिलिटी नहीं देखते कि आपकी इनकम कितनी है तो कितना कवर होना चाहिए। ठीक है। बट लाइफ इंश्योरेंस में इट इज अदरवाइज, कि लाइफ इंश्योरेंस में आपकी इनकम देखी जाती है, आपकी लाइबिलिटीज देखी जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड है, Okay. कैसे कैलकुलेट करें। इनकम मल्टीप्लायर मेथड है, आप कितना कमा रहे हैं उसका कितना टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। सब कुछ नेट नेट मिला के अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जितना आप कमा रहे हैं उसका कम से कम 15 से 20 गुना आपका लाइफ कवर होना चाहिए टोटल। ओके ओके, मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखी जाएगी मेरी, लाइक क्रेडिट कार्ड, कि हाँ मेरा क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा कि मैं कितना का एलिजिबल हूँ। आप जितना नहीं कमाते हाँ। उससे ज्यादा आप अपनी इनकम को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? मतलब आप अगर नॉन अर्निंग है तो लाइफ हाँ। इंश्योरेंस नहीं मिलेगी आपको, टर्म इंश्योरेंस। फॉर हाउस वाइफ एंड ऑल। हाँ जी, हाँ जी। टू समराइज इट, शायद जैसा हम हमारे दोनों गेस्ट ने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी इनकम का थोड़ा सा ज़्यादा परसेंट ले लो तो अच्छा है ना, विच इज सफिशिएंट। लाइफ इंश्योरेंस इज थोड़ा सब्जेक्टिव टर्म कि हाँ बंदे पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंडेंट कितने हैं, वो खुद कितना कमाता है, खुद कितना एलिजिबल है। फिर भी आइडियली जैसे गुरलीन ने बोला शुड बी 15x से 20x। ओके। अच्छा अभिषेक, हमने ना मेडिकल कंडीशन ना बताने वाला टॉपिक छेड़ा था बीच में। वहाँ अगर हम स्मोक ड्रिंक कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, पहले तो छोटा सा ये बता दो कि नहीं बताने पे क्या वो हो सकता है वहां से? आग लगेगी आगे जाके। मतलब मिलेगा ही नहीं दोनों केस में। हेल्थ इंश्योरेंस वेरी क्लियर। हेल्थ इंश्योरेंस वेदर यू डिस्क्लोज डोंट डिस्क्लोज, एनीथिंग विच इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड विल नेवर बी कवर्ड। अगर आपको लंग कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है बिकॉज यू स्मोक, आई स्मोक सो आई नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, एवर? एवर। अगर आप बताएंगे तो होगा? दो चाहे ना बताओ, कुछ भी कर दो। अच्छा, वो कवर ही नहीं होगा? मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं 1 बॉटल दिन की पीता हूँ, ठीक है। तो मुझे लिवर सिरोसिस होता है, हाँ। तो आप कोई भी कभी भी 10 साल बाद भी आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होना। एनीथिंग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड दैट यू न्यू, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी सब लिखा रहता है ना, इट इज डेंजरस फॉर यू, सिगरेट विल कॉज कैंसर, एनीथिंग दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स और आपके जीवन का जीने का तौर तरीका, उसकी वजह से अगर कुछ भी होता है हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। एनी क्रिमिनल एक्टिविटी बाय द वे, अच्छा। आप रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, नॉट कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा। आप बार में गए, आपने मारपीट करी किसी ने, आपने उसने आपका सर फोड़ दिया, नॉट कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। यू हैव टू वॉक द स्ट्रेट लाइन। या वो बता रहे हैं जो हम बताएं ना बताएं दोनों केस में कवर ही नहीं होगा? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में बताना है ना बताना है, लाइफ में, हेल्थ में तुम बताओ ना बताओ। अगर बताता हूँ तो क्या बताने से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा? मतलब स्मोकिंग करना क्या मेरे लिए बहुत बेकार है तब मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, या ड्रिंकिंग में भी प्रीमियम बढ़ेगा? तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में तो वो एक सर्टेन लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड पॉलिसी ही नहीं देगा। सेम गोज फॉर स्मोकिंग आल्सो। सो स्मोकिंग में जनरलाइजेशन इज, आई एम नॉट सेइंग every company, but generalization is 15 sticks per day. अच्छा। And smoking is 1 unit of alcohol in a day. 1 unit means 750 ml in a day. उस पे क्या, जब आप डिस्क्लोज करते हो तो क्या करेगा? लेट्स से आई डिस्क्लोज मैं 6 ड्रिंक हर दिन पीता हूँ, ठीक है, तो वो आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे और एलएफटी करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट में, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में अगर निकल के आता है फैटी लिवर ग्रेड 2 तो मेरे को पॉलिसी नहीं देने वाला। पॉलिसी नहीं देगा? अच्छा। सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वो आप क्या प्रीमियम देते हो? 20-25 हजार रुपए, 10 लाख रुपए का कवर है। जो अपन वेटिंग पीरियड्स की बात कर रहे थे, 4 साल बाद वो मेरे पुरानी बीमारियों को कवर करने रेडी है। दिया क्या मैंने अभी तक? 25-25 हजार, 4 साल, 1 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ, और वो बोल रहा है 10 लाख ले जा, तो बहुत फेयर है ना। बिल्कुल तो आप सेल्फ इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते अपने ऊपर। ठीक है। और ड्रिंकिंग अगर मतलब मान लीजिए मेरा प्रीमियम 10,000 बन रहा है पर मंथ, नहीं सॉरी 10,000 एनुअली बन रहा है, अगर मैं बताता हूँ मैं ड्रिंक करता हूँ तो कितना परसेंट से बढ़ेगा? स्मोक बढ़ता नहीं है, या पॉलिसी मिलती है नहीं मिलती है। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस बढ़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस में इट्स उन्होंने कैविएट लगा रखा है, या तो पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
ओके, अगर तुमने ये लिमिट क्रॉस कर दिया, बहुत ही एंडेंजर्ड हो गए तो मिलेगी ही नहीं। करेक्ट। और लाइफ इंश्योरेंस में जब आप डिस्क्लोज करते हैं, अल्कोहल दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद, एक्सेसिव अल्कोहल एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम विद, अल्कोहल 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स इन अ वीक, मतलब आप 5-7 ड्रिंक 8 ड्रिंक ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मोकिंग में आधी सिगरेट भी पी रहे हो, वेप भी कर रहे हो, अच्छा, तो भी आप स्मोकर हो। ओके, एंड 2 साल तक छोड़ने तक भी आप स्मोकर हो, ओके, अच्छा, बिकॉज द इंटायर पर्सपेक्टिव इज कि छोड़ने के बाद 2 साल तक आदमी वापस पकड़ लेता है, तो 2 साल का कूलिंग पीरियड होता है। तो आपको, अगर आप उनको डिस्क्लोज करते हैं कि मैंने 1 साल पहले सिगरेट छोड़ी है, तो आपको स्मोकिंग रेट ही मिलेगा। अच्छा, 2 साल तक छोड़ी हो 2 तब साल जाके, तीसरे साल आप आगे अप्लाई करेंगे तो आपको वो नॉन स्मोकिंग रेट देंगे। ओके, तो स्मोकर नॉन स्मोकर रेट्स एकदम क्लियरली है। व्हेन आई एम सेइंग स्मोकर नॉन स्मोकर मींस टबैको कंजम्पशन इन एनी फॉर्म। अगर आप अच्छा, हाँ गुटखा जी, भी खा रहे हैं तब गुटखा भी खा रहे हैं, व्हाटएवर यू आर हैविंग, इट्स गोइंग टू बी वन एंड द सेम थिंग। तो प्रीमियम बढ़ेगा लाइफ इंश्योरेंस में, और हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, अच्छा। बट गुलीन, मैं 23 का हुआ, मान लीजिए आज मैं अपना वो ले चुका हूँ, इंश्योरेंस ले चुका हूँ, ठीक है। अब बाय 25-26 मैं फॉरेन जाता हूँ, फिर मेरे को सारी हैबिट्स लग जाती हैं, मैं स्मोक कर रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ। अब मेरे को अभी भी डिस्क्लोज करना है, या मतलब क्योंकि कूलिंग पीरियड कुछ जा चुका है इसलिए अब मेरी पॉलिसी में कवर हो जाएगा, अब क्या सीन है? देखिए दोनों केसेस में अलग है। आप जब भी पॉलिसी ले रहे हैं तो जो अंडर राइटिंग हम बोलते हैं वो पॉलिसी लेते टाइम होती है, वो बाद में नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम थी जो पहले नहीं थी, बाद में डायग्नोज हुई। कोई मेरी लाइफस्टाइल हैबिट पहले नहीं थी, बाद में मैंने स्टार्ट करी। सो जब आपने पॉलिसी ली थी उस डेट पे क्या था, दैट विल मैटर। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने आज पॉलिसी ली, मैं नॉन स्मोकर हूँ, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले ली, 5 साल बीत गए एंड आई स्टार्ट स्मोकिंग, इन दैट केस आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी, एंड इट विल गेट कवर्ड अगर अब मेरे कोई भी, इट ठीक इज है, कवर्ड। ठीक है, और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे अभिषेक जी ने कहा कि क्लेम ही नहीं मिलेगा, चाहे आपने बाद में शुरू करा, बिकॉज वो सेल्फ इन्फ्लिक्शन में आएगा, उसकी वजह से अगर कोई क्लेम आया तो क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब रूट कॉज अगर बनी कि बिकॉज आप स्मोक करते थे, अल्कोहल लेते थे, दैट वाज द रूट कॉज कि जिसकी वजह से ये क्लेम आया, तो क्लेम नहीं मिलेगा, फिर क्लेम नहीं मिलेगा किसी हाल में। तो आप ऑब्लिगेटेड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को बताने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कुछ चेंजेस कर रहे हैं आप। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस आपने 10 लाख की ली, आप 5 साल बाद उसको बढ़ा रहे हो, देन यू विल हैव टू फिल द मेडिकल क्वेश्चनर अगेन, अच्छा, तब मुझे सारा तब आप disclose उनको करना है। बताओगे, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल समय शॉर्ट पे इम्पैक्ट कर सकता है ना। जो पहले आपने लिया हुआ है उसको कुछ नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी, बट आप बोल रहे हैं कि मुझे और कवर दो, तो बोलेंगे आज हम आपकी हेल्थ असेस करेंगे, उसके बेसिस पे आपका कवर बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब अगर मैं सेम रखूँ फिर कोई दिक्कत फिर नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही केस में अगर ये पीरियड है कितना, जो आप कह रहे हो कि हाँ इतने टाइम बाद, मान लो मैं आज ही इंश्योरेंस लेता हूँ और 2-3 महीने बाद स्मोक करने लग जाता हूँ, तो डेट देखो ऑल्सो फिर वर्क। तो बताना चाहिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को, अच्छा, इफ इट इज वेरी अर्ली एंड यू नो कि आपने अभी पॉलिसी ली है, तो वो ये भी हो सकता है ना कि आप वेट कर रहे थे कि पॉलिसी लेने के बाद शुरू करूंगा या कुछ भी, करेक्ट, सो देन तो बताना चाहिए। इफ इट इज समथिंग व्हिच हैपेंस ग्रेजुअली ओवर द इयर्स, देन इट इज फाइन। देन इट इज फाइन। But it's hypothetical. No one will start in the next 2-3 months. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अभिषेक, अब ड्रिंकिंग वाले में मान लीजिए, ड्रिंकिंग में भी क्या क्या एक्सीडेंट कवर्ड है? मान लो मैं ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हूँ, शायद वो तो नहीं होगा कवर्ड, और उस केस में मेरा एक्सीडेंट होता है। मान लो मैं ड्रिंक करके पीछे बैठा हूँ, कोई और ड्राइव कर रहा है, और जैसे आपने कुछ और एक्सीडेंट्स बताए थे, डोमेस्टिक एक्सीडेंट, वो एग्जांपल था आपका कुछ बहुत बढ़िया। As I said, अगर आप किसी भी प्रकार के नशे में हैं और आपके ऊपर, आप सीढ़ी से गिर गए, आप बाथरूम में गिर गए, आप गाड़ी में आपने एक्सीडेंट किया, आप चला रहे थे, तो कुछ भी कवर्ड नहीं है। ठीक है, जब अब आप एक उबर में जा रहे हैं और आप एक पार्टी से आ रहे हैं और उबर ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, तो 100% कवर मिलेगा ही ना आपको, इफ यू आर 21 एंड अबव। अच्छा, या बिकॉज ठीक द लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग इन इंडिया इज 21। ठीक है, लीगल है इंडिया में शराब पीना, तो चैलेंज इज नॉट दैट, शराब पीना इज नॉट द चैलेंज, बट शराब पी के बाहर जाके गाड़ी चलाना और सीढ़ियों से गिर जाना और बाथरूम में गिर जाना इज द चैलेंज। So this is the main point. अच्छा, Life insurance में, as I said, there's no perspective of this. Drinking is not a problem in life insurance at all. Social drinking, habitual drinking, policy नहीं मिलेगी। ओके। अच्छा गुलीन, मैनी टाइम्स ना ऐसा होता है कि हमें पता सा लग जाता है कि हाँ यार ये शायद डिसीज होने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे अक्सर प्रेगनेंसी में भी, मैटरनिटी की बात की हमने, तो हमें आइडिया होता है कि हाँ ठीक है, बाय दिस टाइम शायद प्रेग्नेंट हो जाएंगी मेरी वाइफ या कोई भी हो ऐसे, तो उस पॉइंट पे क्या इंश्योरेंस लेना इज वाइज, या वहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन तो होंगी, कुछ तो आइडिया ही नहीं सोचा होगा कि हाँ इतना, या कंपनी शायद डिसाइड करती हैं? अगर आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है तो मैं इसलिए पॉलिसी ले लूं,
सी दे आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, ठीक है ना, वो भी बिजनेस चला रहे हैं, दे विल नॉट इशू पॉलिसी इस तरीके से। अगर आप छुपाएंगे तो फ्यूचर में क्लेम्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके तो इसलिए जो भी है सिचुएशन, अगर आपने कोई टेस्ट कराया और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आप लगा दें, कोई डॉक्टर को दिखाया तो बता दें। दो तरीके के चेक्स होते हैं जब आप पॉलिसी लेते हैं। एक तो होता है जो आप प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे ठीक है। सब क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर आपको डिटेल में देने होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है टेली अंडर राइटिंग। That is? 99% केसेस में टेली अंडर राइटिंग होती है, मतलब टेली असेसमेंट। उनकी टीम के डॉक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी के, दे विल कॉल दी कस्टमर, पॉलिसी होल्डर, और सारे क्वेश्चंस दोबारा से सिंपल लैंग्वेज में पूछते हैं। क्योंकि वहां पे कई बार जैसे आपने बोला कि टेक्निकल टर्म्स हैं, नहीं समझ में आया, तो मैंने उसका आंसर नो कर दिया। बट जब आपको सिंपल लैंग्वेज में पूछेंगे, कभी आपको पेट में दर्द हुआ था या कोई पेट की कोई बीमारी हुई फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको हाँ या ना बता सकते हो। तो आपसे सिंपल लैंग्वेज में, इट विल बी अ 15-20 मिनट्स कॉल, दे विल कॉल यू। उसके बेसिस पे वो रिस्क असेस करेंगे और पॉलिसी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपका कवर, वेटिंग पीरियड लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि वेटिंग पीरियड्स होते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड होते हैं। अच्छा। डे 1 से आपकी पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है। क्या होता है वेटिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड? सो आपने आज पॉलिसी ली, अगर आपकी इंटेंशन यही है कि मेरे को पॉलिसी से क्लेम करना है इसलिए मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, तो देन यू आर रॉन्ग, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है ना। अगर आपको पता है कि जैसे आपने बोला मटर्निटी इज समथिंग विच यू नो बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर इट, करेक्ट तो करेक्ट उसके लिए भी वेटिंग पीरियड है। अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है भाई मटर्निटी इस साल में प्रेग्नेंट हो जाए, तो मैं उस हिसाब से पॉलिसी लूँ, सो देन देयर इज अ वेटिंग पीरियड, इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। मैटरनिटी का क्या वेटिंग पीरियड है पूरा? आपने क्योंकि आज 2 साल 2.5 साल हम ऐसे बहुत सुनते हैं कि उससे पहले लेना चाहिए। सो सिंपल बात करते हैं, कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स होते हैं पॉलिसी में। पहला होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, Okay. मतलब आपने आज पॉलिसी ली, आप इमीडिएटली क्लेम नहीं कर सकते। ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसीज कवर्ड, बिकॉज वो किसी के हाथ में नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो पहले 30 दिन तक आपकी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगी एक्सेप्ट एक्सीडेंटल इमरजेंसी। ओके ठीक है। फिर एक लिस्ट होती है इंश्योरेंस कंपनी की जिसको बोलते हैं स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, कई बार हमें नहीं पता होते। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हर्निया, हम्म पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, कैटरैक्ट, इस तरह की कुछ बीमारियां जो एकदम से आपको हॉस्पिटल जाने की या ट्रीटमेंट कराने की, सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ टाइम लगेगा, तो इसको स्लो ग्रोइंग इलनेसेस बोलते हैं। तो यूजुअली ये 2 साल तक कवर नहीं होते हैं अच्छा, पॉलिसीज ये 2 साल तक, ओके ठीक है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। पहले से अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि ये हो सकता है, तो वो 3 साल का वेटिंग पीरियड या 4 साल का एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देंगे कि हम चीजें 3-4 साल तक कवर नहीं करेंगे। ठीक है। देन मटर्निटी, इसमें क्या क्या आ सकता है 3-4 साल में? सो फॉर एग्जाम्पल आपको बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो हाँ जी। हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो कवर नहीं करेंगे 3 से 4 साल तक। 3-4 साल तक, ओके। सो एनीथिंग विच एड्स टू द रिस्क विल नॉट बी कवर्ड फॉर 3-4 years, या प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड जितना भी है। ठीक है। फिर आपने पूछा मटर्निटी, हाँ। सो मटर्निटी में बिकॉज उनको पता है ये क्लियर एंटाइटलमेंट है, मटर्निटी वाली पॉलिसी वही लेगा जिसको मटर्निटी क्लेम करनी है, दूसरा जना नहीं लेगा ना। ठीक है। तो हाँ उनको हाँ। पता है यहाँ मटर्निटी का क्लेम आएगा, तो वेटिंग पीरियड लगाएंगे विच कैन बी 9 months to 3-4 years ऑल्सो। अच्छा। तो अगर आज किसी की शादी हुई है, वो मटर्निटी कवर लेना चाहते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू बाय पॉलिसी टुडे ओनली बिकॉज देयर इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड। मैटरनिटी जब हम ऐड ऑन करते हैं या अलग से लेते ही है इंश्योरेंस, तो ये कवर क्या क्या करता है? मेनली आपका डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट होगी, और न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस भी कवर किए जाते हैं। मान लीजिए बच्चे के बर्थ के बाद कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो वो भी कवर्ड है, और बच्चे के वैक्सीनेशंस। अच्छा अभिषेक, जब मैं कह रहा था कि हम डिसीज प्रेडिक्ट करते हैं या जैसा गुनीन हुआ सिम्टम पता लगते हैं, प्रेडिक्शन नहीं होती, मतलब मेरा ऐसा कुछ मतलब था कि जैसे डायबिटीज इंडिया में काफी ज्यादा है ना। अगर हम देखें कि इंडियन पॉपुलेशन में ही अभी ऑलरेडी 11.5% पे तो है, और प्री डायबिटिक अभी भी 15.3 है जिन्हें शायद होने के चांसेस हैं। तो जब ये भी हमें, मतलब मुझे आइडिया ये है कि शायद मेरे मम्मी पापा अगर आज 50+ हैं, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि शायद वो भी डायबिटिक निकले या प्री डायबिटिक हो। तो उस केस में भी अब क्या करूं? अगर अब मैं उनके लिए इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं या नया पोर्ट करवा रहा हूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? पहले क्या डिस्क्लोजर होगा, जरूरी होगा, नहीं होगा, और हमें पता कैसे लगेगा एज अ लेमैन? क्योंकि मैंने भी अभी हाल ही में पॉलिसी बाजार से जब एजेंट आया था, तो उसने कुछ ऐसा खास पूछा नहीं, उसने कोई ऐसे टेस्ट नहीं मांगे। तो सिंपल सा है कि एक तो पॉइंट आपने रेज किया कि मैं डायबिटिक हूं या मैं हूं मुझे मालूम नहीं। अगर आप हो और आपको मालूम नहीं, तो आप तो पॉलिसी ले लोगे, हाँ। तो उसको तो प्री एग्जिस्टिंग माना नहीं जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज आपको मालूम ही नहीं, राइट? करेक्ट। आपका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है। अगर आपका डायग्नोसिस हुआ ही नहीं है, तो आपको है या नहीं, ना आपको मालूम है, ना पूरी दुनिया को किसी को नहीं मालूम है। तो दैट इज नॉट काउंटेड एज प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज। उसके रिलेटेड कुछ भी अगर आपको इशू आता है, तो वो जिस दिन इशू आया वो पॉलिसी ले चुके हैं आप उसके बाद। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। नाउ द बिगर कंसर्न इज मैं ऑलरेडी डायबिटिक हूँ और अब मैं पॉलिसी लेना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें 2 इंस्टांसेस होते हैं। एक तो है प्री डायबिटिक और डायबिटिक अंडर गुड कंट्रोल।
अच्छा, ये क्या होते हैं? विच मीन्स प्री डायबिटिक तो होता है जिसका एक टेस्ट का लेवल होता है जिसको HbA1c बोलते हैं। ठीक है। आप भी करा सकते हैं, मैं भी करा सकता हूँ, कोई भी करा सकता है। इट इज एन एवरेज ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस नंबर, योर इट्स एन एवरेज ऑफ योर शुगर रिजल्ट्स बेसिकली। अच्छा, ये अगर 6 के इर्द गिर्द है तो आप प्री डायबिटिक है। ओके। अगर इसका वैल्यू अगर ये 6.5-7 के आसपास है तो आप डायबिटिक है। अगर ये 8, 8.5, 9 तक पहुंच रहा है और आप दवाई खा रहे हैं फिर भी ये पहुंच रहा है तो आप आउट ऑफ कंट्रोल है। गुड कंट्रोल डायबिटिक विच मीन्स अगर सिंपली इसको मैथमेटिकली पुट अप अक्रॉस करें, 8 के अंदर अंदर है, यू आर ऑन मेडिकेशन, तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिसी कुछ भी कहीं से भी किसी भी ब्रांड से मिल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा नॉर्मल लाइफ की कंपैरिजन में 15% से 20% का। अच्छा, अब बात आती है रियली आउट ऑफ कंट्रोल मतलब बैड कंट्रोल में, या तो मैं इंसुलिन पे आ चुका हूँ या मैं दवाई खाने के बावजूद मेरा HbA1c लेवल 8.5-9 आता है। अच्छा, इनके लिए भी पॉलिसीज बनी हुई हैं, उनको डायबिटिक पॉलिसी बोलते हैं, कुछ ही कंपनियां देती हैं। वो टोटली अलग होते हैं। वो डायबिटिक पॉलिसीज हैं। उधर पे टोटली अलग तो कुछ नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस ही है। वो आपकी इस डायबिटीज को कवर करेंगे, डे 1 से कवर करेंगे, बट उसका प्रीमियम साधारण पॉलिसी के डिफरेंस में कम से कम 45 to 50% हायर होगा। ओह, विच मीन्स अगर एक सादी पॉलिसी 10 लाख की 20,000 की आती है, 22,000 की आती है, तो ये पॉलिसी 30, 32, 35,000 रुपए की। ओके। गुरलीन, अभी मेरे फ्रेंड ने एक पॉलिसी ली थी, तो उसका जब एजेंट घर आया था तो उन्होंने बोला था कि जब डॉक्टर पे जाओ ना, क्योंकि वो नई पॉलिसी बेच के गया था, तो उसने बोला था कि इसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि तुम्हारा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो तुम जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर पे जाओ तो बताना मत कि ऐसे भी तुम्हारी सर्जरी तब हुई थी। एट फर्स्ट गो मत बताना, और बाद में विद प्रोसेस बता देना, ताकि वो डॉक्टर जो मैसेज भेजता है या जो भी कम्युनिकेशन होता है हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, उसमें तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट ना है कि हाँ, क्योंकि फिर तो तुम्हारी पूरी क्लेम ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या सही है और क्या गेम प्ले चल रहा है, क्यों चल रहा है? सो बहुत बारी ऐसा होता है कि कस्टमर्स को क्लेम नहीं मिलता है। सो उसका रूट कॉज यही होता है, कई बारी उनको भी नहीं पता जब वो पॉलिसी ले रहे हैं कि क्या ये मटेरियल फैक्ट है, क्या ये बताना जरूरी है। जैसे आपने बोला कि स्मोकिंग और अल्कोहल का कितना रेलेवेंस है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, या कई बार आप जेन्युइनली भूल जाते हो बताना। कोई चीज बचपन में हुई थी 3-4 साल की एज पे, हाँ, हो सकता है वो क्रिटिकल थी, बट जब आपने पॉलिसी ली आपने नहीं बताया। ऐसे ही किसी की पीछे केस हुआ था, तो 4-5 ईयर्स की एज पे उनको टीबी डायग्नोज हुआ था। अच्छा, उनको भी ढंग से याद नहीं था, उन्होंने फैमिली में भी पूछा, जब पॉलिसी ली तो 35 साल के हैं, तो उनको लगा कि ये रेलिवेंट नहीं है। उन्होंने प्रपोजल फॉर्म में भी मेंशन नहीं करा, और उन्होंने एट द टाइम ऑफ टेली असेसमेंट भी नहीं बताया नहीं कि बताया, ऐसा ठीक कुछ है। था, बिकॉज उनको लगा कि रेलिवेंट नहीं है, और अच्छे से याद भी नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। बहुत पुरानी बात हो और गई। जब क्लेम आया तो क्लेम के टाइम पे जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में सब कुछ भरा कि कभी कुछ पुराना हुआ था, कभी कोई पहले मेडिसिन ली थी, तो टीबी पे यस कर दिया। अब पॉलिसी में जब मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। सो देन ही रियलाइज्ड कि वो गलती थी कि उस टाइम पे नहीं बताया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने उनको पता नहीं है कि एक्चुअली डिस्क्लोज क्या करना है। सो वही है कि टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जो आपको पता है, जितना आपको पता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, वो बताए इंश्योरेंस सब कंपनी बताया को, जाए। ताकि क्लेम्स के टाइम पे कुछ भी ऐसा ना हो कि जो आपने प्रपोजल फॉर्म में नहीं लिखा हो। करेक्ट, करेक्ट। ट्रैवल इंश्योरेंस पे बहुत सारे ट्रिकी किस्सा है। अच्छा, सो ट्रैवल इंश्योरेंस होता क्या है पहले उसी से शुरू? travel insurance is an insurance which is a compulsory insurance, and this compulsion is made by the other country where you are traveling कि भैया इतना कवर लेके आना, नहीं तो मैं तुमको नहीं हैंडल कर पाऊंगा या कुछ हो गया। अच्छा, and that compulsory cover is just a bare minimum $50,000 kind of a policy. now क्योंकि ट्रैवल एजेंट इसको पैकेज की तरह बेचता है तो वो आपको $50,000 की पॉलिसी दे देता है। अच्छा, 50,000, ठीक है। $50,000 ना सुनने में बड़ा लगता है, $50,000 हाँ, इट्स अ ह्यूज। अब्रॉड जाके $50,000 में अगर आपको मेडिकल कंडीशन हुआ तो कुछ भी नहीं होता, $50,000 भी? कुछ भी नहीं होता, फुर हो जाता है। ऐसी एक केस था जहाँ देयर वाज समवन ट्रैवलिंग एंड दे जस्ट स्पोक टू मी सेइंग कि यार हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने बोला ले लिया कवर? बोले हाँ ले लिया। तो मैंने कितना लिया? $50,000। आई सेड यार $50,000 इट्स अ बैड नंबर, कम है बहुत, कम से कम $3 लाख की पॉलिसी लेके जाओ। अच्छा, यू विल बी अमेज्ड टू अंडरस्टैंड $50,000 की पॉलिसी मेरी एज पे 1,400 रुपए की आती है, ठीक है, फॉर अ ट्रैवल ऑफ 10 days। सिर्फ 1400? हाँ जी। और $3 लाख की कितने की आती होगी आपके हिसाब से? शायद 8-10 हजार की। 2,100 रुपए की। इतना कम हाँ डिफरेंस? जी, 700 रुपए का फर्क होता है। आदमी नहीं लेता क्योंकि उसे मालूम नहीं है और वो ट्रैवल एजेंट बता नहीं रहा है।
तो मेरे इस फ्रेंड की बेटी के साथ वहां जाके ये हुआ कि वो फूड पॉइजनिंग हुआ, 7 दिन यूएस में भर्ती थी। द बिल फॉर दिस एंटायर एपिसोड वाज अबाउट 73 lakhs in INR। 73 lakhs। हाँ जी, $1 लाख। और क्या बीमारी थी? फूड पॉइजनिंग हुई थी। ये तो काफी जेनरिक, कैसे कैसे बताइए ना, ये तो इंटरेस्ट। बहुत टची क्लेम था। सेकंड थर्ड मैंने 2-3 मर्डर क्लेम हैंडल किए। क्या मर्डर पे क्लेम मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस में 100% मिलता है। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस में केवल एक ही क्लेम नहीं मिलता, पहले साल के अंदर पॉलिसी लेने के बाद सुसाइड नहीं करना है। अच्छा। 365 डेज तक सुसाइड कवर नहीं। ओके, उसके बाद वो भी है। हाँ जी। तो ये मर्डर क्लेम था, अर्ली क्लेम। पॉलिसी लेने के 6वें महीने में किसी ने कुछ आपसी रंजिश रही होगी, वो लोग होटल का बिजनेस था उनका बॉम्बे में, तो किसी ने समवन किल्ड हिम, एंड एकदम नई नई शादी हुई थी, अच्छा। तो it was hardly like 27-28, तो 60 lakhs का क्लेम था। वो कंपनी ने तफ्तीश करी, तफ्तीश तो करेगी 60 lakhs का? हाँ जी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2005-6 की बात बता रहा अच्छा, तब तो ये बड़ा नंबर हूँ। है। हाँ जी, तो तफ्तीश करी कंपनी ने और फिर क्लेम पे किया। द इंटायर एपिसोड, द मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट वाज जब मैं क्लेम फॉर्म भरवा रहा था उनकी वाइफ के साथ बैठ के, इट वाज अ वेरी वेरी बड़ा नर्व रेकिंग सा मोमेंट था, बिकॉज डेथ क्लेम में और खासतौर से इस तरह के क्लेम में बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं। कब डेथ हुई, कहाँ डेथ हुई, आपको कैसे पता चला, एफआईआर का रिपोर्ट दीजिए, तो बड़ा नर्व रेकिंग था। बट द एंटायर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कवर हियर इज कि मर्डर का भी क्लेम सेटल करती है इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा। इट्स अ नोन केस ऑफ मर्डर, बट उसने प्लान करके नहीं कराया ना, तो कवर मिलेगा। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं जो हम लोगों ने पास में देखे। ऐसे केस में एक, जैसा आपने अगेन बोला था कि कस्टमर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे देखना चाहिए। अब वो देखना क्या क्या है, मेरे को पता है, आई एम वेल एजुकेटेड, मैं, है ना, मतलब अच्छा बंदा है, उसे पता है कि क्या क्या टर्म्स होती है, क्या क्या उसे पढ़ना चाहिए। अब उसे क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं। अभी मैं आपके बिजनेस से अलग जा रहा हूँ कि हाँ, मैं आपको नहीं देता कमीशन, मैं नहीं चाहता कमीशन। वो बहुत बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, वो कोई भी नहीं पढ़ सकता। नहीं। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि एक तो CSR इज जस्ट वन टर्म। जब आप अच्छा। पॉलिसी लेने जा रहे हो तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, ये होता दैट्स अ क्या है वेरी CSR? CSR है कि कितने क्लेम्स आए और कितने क्लेम्स पे हुए। मान लीजिए 100 क्लेम्स आए, 96 पे करे उस इंश्योरेंस कंपनी ने, तो 96% CSR IRDA डिक्लेयर करता है ईयर ऑन ईयर, विच इज हर इंश्योरेंस कंपनी के। ओके। तो CSR IRDA की वेबसाइट पे पब्लिश होता है। ठीक है। सो दिस इज जस्ट वन पैरामीटर टू लुक एट इट कि CSR कितना है। उसके अलावा आपकी अपनी जरूरत क्या है, आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप यंग हैं, आप पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, यू गेट मैरिड, तो आपको मटर्निटी कवर चाहिए, तो आप वो पॉलिसी लेंगे जिसमें मटर्निटी कवर होती है। ठीक है, हर पॉलिसी में कवर नहीं होती है। ठीक है। आप ऑलरेडी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, 2+2, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, आपको मटर्निटी कवर नहीं चाहिए, यू विल नॉट पे फॉर मटर्निटी प्रीमियम। आपको मान लीजिए OPD कवरेज चाहिए, तो आप OPD वाला प्रोडक्ट लोगे या वो राइडर लोगे। तो आप पहले अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करोगे। तो वो अब जरूरत कुछ भी हो सकती है कि मुझे क्या कवरेज चाहिए। मुझे पैन इंडिया कवरेज चाहिए, मान लो मैं जोन 2 में रहती हूँ, मैं जोन 1 सिटी में नहीं रहती, दिल्ली मुंबई या गुजरात में नहीं रहती, मैं जोन 2 में रहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी पॉलिसी मुझे पैन इंडिया कवरेज करे, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कोई सबलिमिट नहीं चाहिए। अच्छा। तो आई ऑप्ट फॉर दैट पॉलिसी। तो मुझे अपनी जरूरत क्लियर होनी चाहिए कि मुझे पॉलिसी में बेसिक क्या क्या चाहिए। अगर आप कंप्लीटली फिट हैं, ओके, अपन पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप कंप्लीटली 100% फिट एंड फाइन हैं, आपको कोई भी शारीरिक समस्या नहीं है, ये शारीरिक समस्या 55 साल 60 साल के ऊपर भी मैं सेम ही बोल रहा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप जवान हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 60 साल का बंदा है कंप्लीटली फिट है, उसके लिए भी यही पैरामीटर। अच्छा। सबसे पहले एक चीज होती है रूम रेंट लिमिट। अपन बहुत इलेबोरेट करने जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अब क्योंकि आपने कहा वो व्यक्ति समझदार है, तो समझे रूम रेंट लिमिट एक दानव है जो अच्छा। आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है, यू आर गेटिंग रेडी टू गेट किल्ड इन द नियर फ्यूचर। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू हैव। सेकंड, जितना हो सके आपकी पॉलिसी में किसी तरीके के कोपे नहीं होनी चाहिए। मैडम ने बोला कि हम जोन 2 में रहते हैं और हम जोन 2 का प्रीमियम भरते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जोधपुर में रहता हूँ, उदयपुर में रहता हूँ, जोन 2 सिटीज है। मैंने वहां पे बीमा खरीदा, मुझे जोन 2 का प्रीमियम लगा। अच्छा। और मैंने समझा नहीं और मैंने जोन 2 खरीद लिया। लेकिन मैं भागता हूँ बॉम्बे और दिल्ली जब मुझे कोई बड़ी बीमारी होती है। अब जब मैं इस हॉस्पिटल को अप्रोच करता हूँ तो मुझे 20% के आसपास का कोपे देना पड़ता है, बिकॉज मैंने प्रीमियम भरा उदयपुर जोधपुर का और आ रहा हूँ दिल्ली जवाब लेने के लिए। इलॉजिकल है। उस टाइम का 2,000 रुपए 3,000 रुपए जो बचाया, उसकी जगह यहाँ 2 लाख जेब से लग गए। तो कोपे आपका दूसरा पॉइंट है, पॉलिसी में नहीं होगा। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट,
हर एक व्यक्ति का एक गो टू हॉस्पिटल होता है, एक हम्म, go to- nearest सा। एक गो टू छोटा होता है और एक गो टू बड़ा होता है, हर एक व्यक्ति का। मतलब आई एम सेइंग पीपल हु आर यू नो अफोर्डेबिलिटी इज ओके। जी जी मैं जी। एकदम गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा हॉस्पिटल होता है जहाँ छोटी चीजों के लिए जाते हैं और एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ बड़ी चीजों के लिए जाते हैं। ठीक है। वो गो टू हॉस्पिटल लोगों का फिक्सेशन होता है, मेरा हम्म। फिक्सेशन है। अच्छा, उसके बाद तो फिर कहीं स्पेशलाइजेशन है तो बात ही अलग है। भाई कैंसर है तो आप टाटा मेमोरियल बॉम्बे आ रहे हो तो फिर बात ही अलग हो गई। बट आई एम सेइंग जनरली बड़ी छोटी चीजों के लिए होते हैं। वो गो टू हॉस्पिटल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर है कि नहीं, अच्छा, दिस इज थर्ड वेरी बिग एलिमेंट। खास तौर से वो नेटवर्क हॉस्पिटल में देखना पड़ेगा। हाँ जी, आपके व्यूअर्स टीयर 2 टाउन्स में भी हैं, बॉम्बे दिल्ली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जनरली सब कवर होते हैं। टीयर 2 टाउन में बहुत फनी होता है, अच्छा। एक बड़ा हॉस्पिटल 3 कंपनी कवर करती है, 3 कंपनी कवर नहीं करती। थिंग्स लाइक क्लेम सेटलमेंट रेशो बिलीव मी आर अ बिट फास्ट। अच्छा। जिनमें ठोस पकड़ नहीं है ना, जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स में या जिन फाइनेंशियल प्लानर्स में, वो ये सब थोड़ी हल्की बातें करते हैं। मैं नहीं, मैडम काम कर रही है 18 साल से, मैं काम कर रहा हूँ, हमने तो नहीं देखा कोई पेबल क्लेम किसी ने कभी डिक्लाइन किया। अच्छा। होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल, जी जी जी। कर ही नहीं सकता। जब क्लेम 50-50 होता है, प्रॉब्लमेटिक क्लेम होता है, तभी डिक्लाइन होता है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कि ये कंपनी का क्लेम सेटलमेंट खराब है। प्रोसेसेस में लकूनास हो सकते हैं। ठीक है। कोई कंपनी सुपर फास्ट है, बहुत कस्टमर सेंट्रिक है, ये तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो वो भी होता है। एक रेस्टोरेंट में आराम से खाना आता है, एक रेस्टोरेंट में 2 मिनट के अंदर टेबल में खाना होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत तरह के टाइप्स आ गए, जैसे एंडोमेंट हो गया, मनी बैक हो गया, गारंटीड रिटर्न, यूलिप। मतलब अगेन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जब एजेंट कहते हैं ना कि आप अभी इतना इतना दो और 10 15 20 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा, तो लेमैन को लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, और हम सोचते हैं हाँ इसी को चुनते हैं सबसे पहले। तो इसमें से पर इन सब में मेरे ख्याल से अपनी अपनी खामियां हैं। तो व्हाट वुड यू से कि ये तो बिल्कुल मत लो, या अगर ले रहे हो तो इस तरह से लो। आपको ऑब्जेक्टिव अगर इंश्योरेंस है, जो हमने पहले बात करी, तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर लाइफ कवर करने का ऑब्जेक्टिव है तो टर्म इंश्योरेंस। अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल आप सेफ रिटर्न चाह रहे हैं, बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, सो जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, सिमिलरली इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती है। एक तरह से मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है विद इंश्योरेंस। प्रोडक्ट सब सही होते हैं बिकॉज हर एक की मार्केट है, हर एक जी, प्रोडक्ट जी, की जी। मार्केट है। प्रोडक्ट इसीलिए आए बिकॉज देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट। करेक्ट, ठीक है। पीपल आर डूइंग एफडी। अब ये तो नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट गलत है, म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एफडी का प्रो कौन है कि वो रिटर्न कम देती है, टैक्सेबल है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न आता देता है बट रिस्की है। सिमिलरली इंश्योरेंस में भी प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जिसको जो सूट करता है अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर फाइनेंशियल गोल। अगर आपका फाइनेंशियल गोल कहता है कि आपको कोई पैसा 5 साल के बाद चाहिए, ठीक है। तो आप 20 साल के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, हाँ। बिकॉज आपको लिक्विडिटी चाहिए। तो आपको 4-5 चीजें देखनी है, वो अगर मैच करती हैं देन यू कैन गो फॉर अ प्रोडक्ट। क्योंकि एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, जब हम देखते हैं और हम गाइड करते हैं तो हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अगर यूलिपी कर रहे हो, आपने सुनी होगी थ्योरी बहुत बेसिक है कि इससे बढ़िया टर्म प्लान लो और साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। बेशक तुम प्रीमियम उतना ही रखो, बट शायद वही है कि इंडियन लोगों में डिसिप्लिन ही नहीं है, वो टर्म प्लान तो ले लेंगे पर म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि हाँ, आपकी बात काफी रेलिवेंट है। हाँ, जहाँ पे आप अपने आप को फोर्स करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल गोल से लिंक कर रहे हो। और म्यूचुअल हाँ। फंड वाला पैसा, टू टेक दिस फॉरवर्ड, वो सबसे पहले निकलता है जब आपको कोई भी छोटी सी भी जरूरत होगी। हाँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड में लिक्विड है और आपको दिख रहा है ये पड़ा है, मैं आज निकालूंगा, 4 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो आप निकाल लो। बिल्कुल सो बिल्कुल, दिस कॉन्सेप्ट इज गुड, टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स। बट अगेन, जिसको जो समझ में आता है। समझ में आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से मोटा मोटा आप 3 ही गोल पूरे कर सकते हो अपनी लाइफ के। जैसे पहला गोल है प्रोटेक्शन, मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का बैकअप। दूसरा है बच्चे की एजुकेशन, तीसरा है रिटायरमेंट। ठीक है। लोग बोलते हैं जेनरिक वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से नहीं हो सकता। ओके। यू हैव टू गो इनटू इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स फॉर दैट। नाउ व्हेन आई से ये 3 गोल्स हैं, हर एक गोल का एक बेयर मिनिमम गारंटेड एलिमेंट होता है और एक होता है वेल्थ एलिमेंट। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक। मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई में 4.5 करोड़ रुपए लगेगा। 4.5 करोड़ में से एक है नॉन नेगोशिएबल, इतना पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए है, ओके। और एक पैसा है जो मेरी एस्पिरेशन है, ठीक है, इतना पैसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। जितना पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं एक इंश्योरेंस के गारंटेड प्रोडक्ट से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। भले ही मैं उधर पे कम अपना फोकस रखूंगा। लेटर से 4 करोड़ में से 1 करोड़ में गारंटी से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। क्यों? लेटर से मिस्टर मोदी इज नॉट री इलेक्टेड इन 2018। ठीक है।
or let us say there is another war between let's say China and some crazy country, ठीक है, उसके इम्पैक्ट का जो मार्केट पे इम्पैक्ट होगा उससे मैं अपने बच्चे की पढ़ाई में, मैं ये नहीं बोल सकता बेटा तू टेक्सास यूनिवर्सिटी जा सकता है लेकिन अभी नहीं जाएगा तू क्योंकि वहां मार्केट शॉर्ट है। मार्केट गिरी है, हाँ, तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट, अगर 4 करोड़ मेरी मेरी टोटल वैल्यू है तो 1 करोड़ में बनाऊंगा गारंटेड प्रोडक्ट से। इट कुड बी फिक्स डिपॉजिट, इट कुड बी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। द गुड पार्ट विद इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज यू सेड, वहां पे साइकी काम नहीं करती, वहां ये नहीं करती अरे निकाल लूं, निकाल नहीं सकते आप। और बाकी 3 करोड़ मुझे म्यूचुअल फंड और इक्विटी से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पूरा 4 करोड़ रुपए गारंटी से बनाने जाऊंगा तो मेरा जो प्रीमियम आएगा वो हद से ज्यादा आएगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, सेम गोज फॉर रिटायरमेंट। अगर मेरा रिटायरमेंट गोल 25 करोड़ है, मैं पूरा 25 करोड़ इक्विटी से नहीं बना सकता, पूरा 25 करोड़ गारंटी से नहीं बना सकता, मुझे मिक्स करना पड़ेगा। सो आई थिंक व्हाट गुरलीन वाज सेइंग वाज परफेक्ट कि हर एक चीज एक सर्टेन एलिमेंट में, एक सर्टेन क्वांटम में लेनी जरूरी है। क्या अच्छा क्या बुरा, आई थिंक देयर इज नथिंग व्हिच इज रॉन्ग। ओके। सब चीजें थोड़ी 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 आपको करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में ना सबसे मेजर जो चीज़ ये देखी जाती है कि पॉलिसी मतलब क्लेम ना मिलना प्रॉब्लम नहीं होता, पार्शियली ना मिलना प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जैसा वही है कि अगर मेरे को, मैंने आज क्लेम डाला, अगर 5 लाख मैं एडमिट हुआ और 5 लाख का क्लेम डालता हूँ, मुझे अगर पूरे 5 लाख का नहीं मिलेगा ना, तो मैं भी शायद केस लड़ूंगा, आगे जाऊंगा, बहस करूंगा, सब सारी चीज़ें करूंगा। बट अगर वहीं 5 लाख से कंपनी मुझे सिर्फ 3 लाख दे देगी और 2 लाख मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा, तो इवन एज एन इंडिविजुअल मैं भी सोचूंगा कि यार मेरी ही गलती रही होगी। तो अगेन शायद वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि हम खरीदते वक्त जो हम चीज़ें देखते हैं नहीं देखते वो भी, और साथ में कंपनीज भी काफ़ी गंदा प्ले करती है, जो कि अक्सर देखा जाता है। ऐसे ही बहुत स्टार्टअप आ चुके हैं जो इसी पे लड़ते हैं कि अगर आपको उतना काम नहीं मिला, उतना मतलब जितना आपको क्लेम मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो हम दिलवाएंगे। लाइक इंश्योरेंस समाधान और ऐसे कई सारे शार्क टैंक में भी आए थे। तो उस बेस पे क्या मतलब, इंश्योरेंस कंपनी भी स्मार्ट प्ले तो करती है, जैसा आप कह रहे हो कि वो भी क्लेम देना चाहते हैं, बट वो फिर कहाँ जाके रोक देते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि हम उतने के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे? बहुत ही सिंपल है, जो लोग भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई गलत लड़ाई है। पहला पॉइंट, क्यों? अच्छा, कोई आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपको पूरा 5 लाख दूंगा वर्सेस 3 लाख दूंगा या 2.5 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा। ये पॉलिसी में फीचर अंडरस्टैंडिंग इशू है। मैं समझता ही नहीं हूँ मेरी पॉलिसी में 20% कोपे है। रूम रेंट लिमिट मैं आपको बता रहा था, चलिए अब उस पर अगर बात छिड़ी गई है तो हाँ प्लीज। आपका 5 लाख का पॉलिसी है, उसमें 1% रूम रेंट लिमिट है, आपकी 5,000 रुपीज की रूम रेंट लिमिट है। ठीक आप है, जाते हैं मेदांता, मेरा गणित ये बोलता है, मुझे पक्का नहीं मालूम बट 10 से 11,000 का कमरा है मेदांता में। ठीक है, अगर आपका मेदांता में 10,000 का कमरा है और आपका रूम रेंट लिमिट 5,000 का है और आप बोलते हैं नहीं मैं तो सिंगल प्राइवेट में ही रहूंगा, मैं जनरल वार्ड में या डुअल शेयरिंग में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। तो वो रखेगा आपको। जब क्लेम आएगा 5 लाख रुपए का, तो क्योंकि आपने 100% से ओवर एक्सीड किया है, 50-50 हो गया ना, करेक्ट। 50% एक्चुअल था, 50% ओवर एक्सीड किया आपने 100%। नाउ द एंटायर क्लेम विल बी स्प्लिट इनटू 50-50। नाउ यू नेवर अंडरस्टूड दिस बिकॉज व्हाइल बाइंग दिस पॉलिसी आपको तो ये 1% रूम रेंट लिमिट का एहसास ही नहीं था। पूरे इंडिया में 65% मार्केट शेयर है न्यू इंडिया, ओरिएंटल और तीसरी पीएसयू मैम नेशनल। अच्छा, इन तीनों का मिला के 65% मार्केट शेयर है। इनकी सारी पॉलिसीज में रूम रेंट लिमिट है। इट इज नॉट बैड। रूम रेंट लिमिट क्यों रखी जाती है? कि कोई आदमी अपनी औकात से बाहर जाके ट्रीटमेंट ना कराए, क्योंकि हाँ उन्हीं का समय शॉर्ट खराब वो होगा। सस्ता प्रीमियम चाहिए ना, इसलिए तो तुमने रूम रेंट लिमिट लिया। अब तुम अपनी औकात से बाहर जाके ट्रीटमेंट मत कराओ, इसलिए रखी जाती है। खराब नहीं है, बट एक ऐसा व्यक्ति, हमारे जैसा आपके जैसा व्यक्ति जो अफोर्ड कर सकता है, फिर भी वो रूम रेंट पॉलिसी में रहता है और बाद में जाके इंश्योरेंस कंपनी को गाली बकता है कि मुझे 5 लाख के क्लेम में आपने 2.5 लाख दिया और मुझे 2.5 लाख भरना पड़ा। वो कितना भी लड़ ले, समाधान के पास चला जाए, वो भगवान के पास चला जाए, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। सो रूम रेंट के साथ एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। सो रूम रेंट के साथ सिर्फ जैसे अभिषेक जी ने बोला, मेदांता का रूम 11,000 का है और हमारी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट 5,000 है, तो सिर्फ 6,000 डिफरेंस नहीं है पर डे। सो आपके सारे एक्सपेंसेस एस्केलेट करेंगे। वही डॉक्टर अगर आपका ट्विन शेयरिंग रूम में आ रहा है, उसकी फीस है देखने की, विजिटिंग चार्जेस 200 रुपए। वो जैसे ही आपके प्राइवेट रूम में जाएगा 400 रुपए, डीलक्स रूम में जाएगा 800 रुपए, सेम काम के लिए, सेम डॉक्टर सेम टाइम के लिए आएगा, बट सेम काम करने के लिए प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको सर्विस मिल रही है ना। ऐसे ही आपकी जो सर्जरी हुई, जो सर्जरी कॉस्ट आपकी मान लीजिए 25,000 रुपए थी क्योंकि आप ट्विन शेयरिंग रूम में थे, वही सेम सर्जरी उतने ही टाइम में हुई, उसी डॉक्टर ने करी,
जब आप डिलक्स रूम या हायर कैटेगरी रूम में चले जाएंगे 50,000 75,000 हो जाएगी। तो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस सिर्फ रूम रेंट डिफरेंस नहीं है, पूरा प्रोपोर्शनेटली सब कुछ बढ़ जाता है। इंटायर क्लेम एंड अगेन वो समय शॉर्ट कवर नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये बढ़ेगा। समर शॉर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम है 5,000 का रूम रेंट, हाँ क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल 10,000 था तो तुमने 100% ओवर एक्सीड किया, तो अब दोनों की शेयरिंग 50-50 हो गई। तो अगर 5 लाख का क्लेम आएगा तो 2.5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी, 2.5 लाख बिल्कुल। आपको जेब से भरना। अच्छा क्योंकि अगर आप 5,000 वाले रूम में थे तो आपका बिल ही कम बनना था ना, आपने रूम अपग्रेड करा तो आपने सब कराया। कुछ बढ़ गया। इसीलिए मैंने बोला, So, जब ये आपने बोला अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। जब आपने बोला चॉइस ऑफ पॉलिसी, इसीलिए हाँ मैंने जी। सबसे नंबर 1 पे रूम रेंट लिमिट रखा। क्योंकि That's the biggest challenge that India is going to face in the next 10, 15, 20 years. All our parents have this New India oriental. एंड आई गेस यहाँ पे वो नो क्लेम बोनस भी दो तरह के आते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे ट्रेडिशनल प्लेयर्स की बात कर रहे थे जैसे आप बता रहे थे, तो वो शायद अगले प्रीमियम में डिस्काउंट देते हैं नो क्लेम बोनस के नाम पे, है ना, कि अगला प्रीमियम आएगा तो 250-300 रुपये कम देना, फिर अगला आएगा तो नो क्लेम बोनस में ये करना। और वहीं कुछ हाँ नए प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो क्लेम को डबल कर देते हैं, सम एश्योर्ड डबल कर देते हैं, क्योंकि अगर आज मैंने पॉलिसी खरीदी 7.5 लाख की, अगर मैं नहीं लेता हूँ तो 15 लाख हो जाएगा लिटरली, जो कि मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। ऑडियंस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि आप शायद उसे ऑप्ट कर लो कि आपका नो क्लेम बोनस ही बढ़ के मेरे ख्याल से वो कैपिंग 22 लाख पे जाकर रुक जाएगी, उन्होंने जैसा मुझे बोला था कि आप अगर 3-4 साल तक नहीं लोगे तो आपका सम एश्योर्ड 22 लाख पहुंच जाएगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रीमियम तो मैं कम ही दे रहा हूँ, तो वो ऑडियंस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ये एजेंट कमाते कैसे हैं, मतलब क्यों ये किसी एक पॉलिसी पे कभी इतना एम्फेसाइज डाल देते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, और अगले साल आके कहते हैं कि अब उसका इतना वो नहीं रहा, आप इसे अपग्रेड करो या पोर्ट करो। Commissions is the core of this business. Gurleen is doing this business for the last 18 years. I'm doing for 20 years. हम ठोक के कहते हैं, हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे हर साल 15% मिलता है। हर साल मैं जब तक प्रीमियम भरूंगा? पहले साल मुझे मिलेगा 25%, अच्छा और उसके बाद आजीवन जब तक आप प्रीमियम भरते रहेंगे मुझे आपके प्रीमियम का 15% मिलता रहेगा। ये क्यों मिलता है ओके। और हेल्थ में क्यों मिलता है? लाइफ में 2% मिलता है। अच्छा हेल्थ में इसलिए मिलता है सर, क्योंकि रात को जब 2 बजे आपकी मम्मी की तबीयत खराब होगी और आप मुझे फोन करोगे तो मुझे 2 रिंग में आपका फोन उठाना है अच्छा और आपके क्लेम को आगे बढ़ाना है, प्रोसेस कराना है और इंश्योर करना है कि आपका क्लेम क्लियर हो। इफ आई एम ए प्रोफेशनल, इफ आई एम द कारपेंटर प्लम्बर, देन देयर इज अ इशू, राइट? हाँ आई डोंट नो व्हाट इज टू बी डन। मैं तो पहले इंश्योरेंस कंपनी में कांटेक्ट करूंगा। 15% इज ह्यूज, राइट? देयर इज नो Correct, बिजनेस correct, व्हिच कीप्स गिविंग यू एक बार की मेहनत का आजीवन 15% कौन सा धंधा देता है? बिल्कुल बिल्कुल। बट वो इसीलिए देता है क्योंकि मानो एवरी 100 पॉलिसीज सोल्ड हेल्थ इंश्योरेंस, 6 will undergo a claim every year. Which 6 you don't know. I am supposed to give all these 6 people service and handle their claims. Now we get only 2% renewal commission on life insurance. Why? Why? Because it's a very simple, no और वो service 2% भी लाइफ टाइम मिलेगा अगेन? जब तक आप प्रीमियम भरेंगे। अच्छा। 10 साल का प्रोडक्ट है, 10 साल। इट्स अ वेरी सिंपल टू सर्विस प्रोडक्ट। आप मुझसे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, आप प्रीमियम भरते रहते हो, आप उसके बाद उस पॉलिसी को अंदर जाके अलमारी में रख देते हो। कमीशन हमारा हक है, हम ठोक के लेते हैं, क्योंकि हम फिर जब आप प्रॉब्लम में फंसोगे उस दिन हम आपके सामने खड़े रहेंगे। सही बात है। That's all. सॉरी थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट इस हिसाब से तो एजेंट्स काफी अच्छा बना रहे होंगे इंडिया में। The full timers, yes, of course. इनके जैसे हमारे जैसे लोग will be making good money. क्या बात है। But नहीं, देखिए, मैं ऐसे एजेंटों को भी जानता हूँ जो 5 करोड़ साल का कमाते हैं। अच्छा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं उनके। बट वो ऐसे नहीं बनते कि वो बेच के आ गया। वो बंदा जीवन भर रहेगा। 1000 फैमिली अगर हैंडल कर रहा है, वो 1000 फैमिली के साथ पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ओके ओके, सो अब फाइनली थोड़ा रैपिड फायर सा करते हैं, और अगर कुछ आंसर हमारे फिर से निकले तो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे कस्टमर समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे कुछ करना है। टू स्टार्ट विद, बेस्ट टाइम टू बाय इंश्योरेंस क्या होगा? मतलब एक बंदे को कब खरीद लेना चाहिए इंश्योरेंस? The best time to buy insurance was yesterday and the next best time is today. ओके, मतलब हम रोज मिस आउट ही कर रहे हैं अगर हमने अभी तक नहीं लिया है, राइट? और टू स्टार्ट विद हमें कैसे खरीदना चाहिए? पहले कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर Health and term to start off with, ओके। followed by personal accident and critical illness, and then move on to investments. क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं हर अगले साल? जैसे नो क्लेम बोनस हमें डिस्काउंट देता है, वैसे ही ऐसा कुछ सुना था कि आप इतने स्टेप्स चलोगे तो इतना कम हो जाएगा, वो क्या है अभिषेक? 4-5 कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि अगर आप फिट रहते हो और आप इस चीज का प्रूफ देते हो मुझे कि आप फिट रहोगे, विच इज बेसिकली स्टेप काउंटर, उसके बेस पे वो 30% तक आपके एक्चुअल प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट देती है। आदित्य बिरला स्टार्टेड दिस कंसेप्ट इन इंडिया। To अच्छा, this, एक डिडक्टेबल ऑप्शन होता है इंश्योरेंस में।
तो अगर आपको कम प्रीमियम चाहिए तो आप हाँ जी। रिन्यूअल पे डिडक्टेबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। मतलब अच्छा। आप ये अग्री करें कि मैं पहला 20-25 हजार अपनी पॉकेट से बेयर कर लूंगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पे करे, उसके लिए में इंश्योरेंस कंपनी आपको 20-25% भी डिस्काउंट दे देती है प्रीमियम्स पे। ओके, मतलब अगर मैं आज कवर लेता हूँ 2 लाख का और उसमें मेरा कुछ इंश्योरेंस आता है, मैं कहता हूँ कि 20,000 तक मैं पे करूंगा, उसके ऊपर मुझे इंश्योरेंस कंपनी तो चाहता अगर हूँ मैं। आपका 10,000 प्रीमियम आना था तो आप 7,500 प्रीमियम पे करोगे। ओके, तो अगर मतलब आपको इससे लगता है फिट हो, आपको भी जरूरत नहीं है क्लेम हाँ, की, हाँ, हाँ, तो आप हाँ। डिडक्टेबल चूज कर सकते हो, या आपके पास कॉर्पोरेट कवर है तो आप डिडक्टेबल चूज कर सकते हो कि कॉर्पोरेट इनिशियल अमाउंट दे देगी। अगर मेरी फैमिली में ऐसे मेंबर हैं कि हाँ, मेरे मम्मी-पापा हैं, भैया-भाभी हैं एंड मैं हूँ, तो अब क्या सबका एक फैमिली फ्लोटर प्लान होना सही है या भैया-भाभी अलग, पापा-मम्मी अलग और मैं अलग? और ऐसा क्यों? सो बेसिकली फैमिली फ्लोटर का मतलब ये है कि एक फैमिली का अम्ब्रेला कवर, ठीक है, एक अम्ब्रेला है, किसी को भी जरूरत पड़ी तो वो यूज कर सकते ठीक हैं। है। तो एक तो वो कवर शेयर होगा, मान लीजिए आपने 20 लाख की पॉलिसी ली और आप हुँ। 5 लोग एक पॉलिसी में ले रहे हो, हुँ, हुँ। तो वो कवर शेयर होगा। दूसरा, जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो डेफिनेशंस होती हैं फैमिली की, बेसिकली वो फादर, मदर और बच्चे, हस्बैंड, वाइफ एंड किड्स, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। तो अगर पापा मम्मी की और खुद की साथ भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट ठीक है। अगेन उसमें ये आ जाएगा कि आप डिपेंडेंट एज अगर क्रॉस कर जाओगे तो आपको स्प्लिट करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी, ओके, इंडिविजुअल में आना पड़ेगा। और भैया भाभी की सेपरेट रहनी चाहिए बिकॉज वो एक सेपरेट फैमिली बन फैमिली बन जाएगी। गए हैं, ओके। तो ये 2 तरह की पॉलिसीज है। हमेशा फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम कम होता है बिकॉज वो कवर आप शेयर कर रहे हो। इंडिविजुअल हुँ, का प्रीमियम ज्यादा होगा बिकॉज वो इंडिविजुअली सबके पास कवर है। अच्छा, बट आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। कल को आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, देन यू कैन टेक अ सेपरेट पॉलिसी और अपनी वाइफ को आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा अभिषेक, अगर मान लीजिए क्योंकि पहले टाइम में ऐसा बहुत एज डिफरेंस बहुत होती थी मैरिजेस में, तो अगर मेरे पापा, मेरे नहीं, इमेजिन किसी के भी पापा 60 क्रॉस कर चुके हैं और मम्मी अभी 51 में ही है, तो इस केस में क्या अगेन वही फैमिली फ्लोटर में जाएं या अब हमें अलग अलग करना चाहिए? सो इसमें दो बातें हैं। पहला, अगर दोनों की हेल्थ कंडीशन बहुत अलग अलग है, अच्छा, हो सकता है कि मम्मी एकदम ठीक है हाँ और जी, पापा को कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो 100% अलग रखे पॉलिसी को। अदरवाइज पापा की लोडिंग की वजह से मम्मी का भी प्रीमियम ओवरऑल बढ़ेगा, विच इज इलॉजिकल टू हैव। और दूसरा, अगर एज गैप है बहुत इतना बड़ा 10-10 12-12 साल का, तो डेफिनेटली डिफरेंट पॉलिसी मेक्स मोर सेंस। क्यों? एल्डर पर्सन के हिसाब से प्रीमियम आइडेंटिफाई होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस में। अच्छा, तो जो ज्यादा जिसकी उम्र है उसके हिसाब से प्रीमियम अप्लाई होगा। तो अच्छा, इस अच्छा, वजह से मम्मी और पापा के में, क्योंकि पापा की वजह से होगा एक्सेसिव प्रीमियम आएगा, उससे अच्छा हम कवर को स्प्लिट कर दें और दोनों के बीच में स्प्लिट कर दें, उस हिसाब से लेंगे तो आई थिंक दैट इज अ मच बेटर थॉट। थॉट, ओके। तो मतलब आइडियली मेरे सिचुएशन में भी यही होना चाहिए कि पापा मम्मी का अलग रहे और मेरा अलग रहे, क्योंकि फिर पापा के एज के हिसाब से मेरा भी प्रीमियम बढ़ा हुआ आएगा। आपको तो अब वैसे भी आप 24 के हो गए, विल बी आउट ऑफ दिस पॉलिसी, अच्छा, यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी। ठीक है, ठीक योर है। डैड कैन पे फॉर यू इन अ सेपरेट पॉलिसी। अच्छा ठीक है, फिर तो मतलब हम ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर चुके हैं और आई एम श्योर कि हाँ, हमारे ऑडियंस के लिए सब बहुत सारी क्लैरिटी होगी। और अभी भी अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट गुरलीन एंड अभिषेक कि बताइए और ऐसे आंसर करिए, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का नाम भी बतलाइए ही है। थैंक यू फॉर कमिंग गुरलीन, थैंक यू फॉर कमिंग अभिषेक। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। होपिंग आपको भी अच्छा लगा होगा। अब अपनी एग्जिस्टिंग या नई इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं खुद गुरलीन और अभिषेक से पूछ कर रिप्लाई करूंगा, बट पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।